मेरा नाम सुहेल सैफी है और मैं सर्व समाज सहारा फाउंडेशन के नाम से सभी लोगों के रिश्ते कराने के लिए काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, जिसमें कि बिना जात बिरादरी देखते हुए मुस्लिमों के रिश्ते भी हैं और हिंदुओं के रिश्ते भी हैं। ग्रुप 1 के अंदर हमने मुस्लिम के लोगों को शामिल कर रखा है, ग्रुप 2 के अंदर हमने हिंदू लोगों को शामिल कर रखा है, क्योंकि ये एक रिश्ता का काम एक ऐसा काम है, इसमें हम सभी लोगों से मिलते हैं जुलते हैं। जब लोगों से मिलते हैं जुलते हैं तो हर आदमी अपने व्यापार में लगा हुआ है, उसे केवल अपने खाने कमाने के ऊपर ध्यान है। तो हमारी सोच ये रहती है कि खाने कमाने के साथ साथ हम समाज के लिए काम कर पाएँ, समाज के लिए कुछ कोशिश कर पाएँ और रिश्ते नातों की पहल में आगे बढ़कर हम हिस्सा लें। सुहेल सैफी साहब, ये जो दौर है खासकर कैपिटल सिटी का, वहाँ देख रहे हैं माता की जो शादी की उम्र होती है वो 18, 20, 22, 23 साल होनी चाहिए, लेकिन वो अब आज के दौर में वो 40 तक जा रही है। क्या वजह मानते हैं इस तरह की जो बात हो रही है? सर, इसके अंदर जो अभी आपने बोला 18, 20 साल, 23 साल होनी चाहिए, ये मिनिमम एज 21 रखी हुई है गवर्नमेंट ने अपने नियम के हिसाब से, मिनिमम एज है। और अब ये जो एज चल रही है ये डिपेंड कर रही है कि बच्चे क्या एजुकेशन ले रहे हैं, उस एजुकेशन के लिए उनको कितना समय चाहिए अपने कैरियर के लिए, और कैरियर के साथ साथ जो समय चाहिए उसके बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है 40 साल तक उम्र जो पहुंच रही है, वो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हर आदमी परफेक्ट रिश्ता चाहता है, जबकि परफेक्ट कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर। कंप्रोमाइज एक जिंदगी का नियम है। अगर आप अपनी नींद से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियर, ना नेता, ना कुछ भी नहीं बन पाएंगे। नींद का कंप्रोमाइज करके हम कई सारे कामों कर सकते हैं। उसी तरह रिश्ते का जो काम है, जब रिश्ता करने को चले तो आदमी मेन मुद्दों पे ध्यान दे कि जिसके साथ कंप्रोमाइज नहीं हो सकता हो और जिसके साथ कंप्रोमाइज हो सकता हो कंप्रोमाइज करें और आगे बढ़ें। क्या सुहेल साहब, जिस तरह समाज के अंदर दहेज प्रथा पे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के चले जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? तो वो जी दहेज के ऊपर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि दहेज के ऊपर जितने भी लोग प्रोग्राम चलाते हैं, मेरा किसी का बुराई करना मकसद नहीं, जितने भी लोग प्रोग्राम चलाते हैं वो प्रोग्राम चलाते तो हैं, लेकिन जब उनकी अपनी खुद की लड़की या खुद के लड़के के रिश्ते की बात आती है, शादी की बात आती है, तो उसको वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो प्रोग्राम चलाते हैं केवल जो मिडिल क्लास है, जो नॉमिनल है, उस तरफ जाने के लिए। आपकी संस्था किस तरह से रिश्ते कराती है वो जरा बताएं। हमारी संस्था सर्व समाज सहारा फाउंडेशन ये 2020 में रजिस्टर्ड की गई और इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जिन मुद्दे के अंदर कंप्रोमाइज़ हो सकता हो, कहीं हाइट का मामला है, कहीं एजुकेशन का मामला है, अगर किसी को अपने लड़के का रिश्ता करना है, हाइट अगर लड़की कम मिल रही है और वेल एजुकेटेड मिल रही है तो वेल एजुकेशन के साथ हाइट को वो कंप्रोमाइज़ कर ले। कहीं अगर लड़का देखने में स्मार्ट कम है और वो वेल क्वालिफाइड है तो वहाँ वो कंप्रोमाइज़ कर ले कि उनकी लड़की क्वालिफाइड है, तो उस क्वालिफाइड के हिसाब से लड़का जो है, अगर स्मार्ट भी नहीं है देखने में, अगर क्वालिफाइड है तो वहाँ कंप्रोमाइज़ करके रिश्ता हो सकता है। क्या बात है कि पहले भी IAS लोग होते थे, IPS लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, भले वो तादाद बहुत कम थी, लेकिन शादियाँ समय पर हो जाती थी। आज जितनी एजुकेशन बढ़ी है, जितना पैसे का दौर बढ़ा है, उसके बावजूद भी बच्चों के रिश्ते होने में दिक्कत आ रही है, शादी में दिक्कत हो रही है। तो क्या मानते हैं वो दहेज की कमी है, दहेज की बढ़ावा है, या नो कंप्रोमाइज ना करने का सिलसिला है? क्या मानते हैं आप? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिंदगी कंप्रोमाइज का नाम है, और आज जो एज जो बढ़ रही है उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश में जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारा बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, हमें अपने बच्चों को कितना समय देना चाहिए वो समय हम नहीं दे पा रहे हैं। और हमारी ख्वाहिशें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अगर हम लड़की वाले हैं तो हम सोचते हैं लड़के वाला हमें इतना पैसे वाला मिल जाए, उसकी अलग फैक्ट्री हो, उसका अलग घर हो। अगर लड़की वाले हैं तो सारी चीज़ें अपने दबाव में ढूंढते हैं, और हम अगर लड़के वाले हैं और लड़की देखने को चलते हैं तो हम सोचते हैं कि जो मेरे पड़ोस में या मेरी रिश्तेदारी में लड़की आई उससे ज़्यादा सुंदर लड़की आनी चाहिए, जबकि सुंदर की कोई परिभाषा नहीं है। सुंदर की जो परिभाषा केवल इतना है कि सीरत उसकी अच्छी होनी चाहिए,
एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, जिस घर परिवार से वो माहौल से आ रही है वो अच्छा होना चाहिए। सोहेल साहब, जिस तरह से आपने कंप्रोमाइज की बात करी है कि हाइट छोटी भी चल जाएगी अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, एजुकेशन है। समाज में देखा जा रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जहाँ हाइट छोटी है वहाँ लेन देन बढ़ा जाता है और बाद में उसमें बिगाड़ होता है। उसके लिए क्या कहेंगे हम जो गार्जियन है बच्चों के? देखो, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जब रिश्ते की शुरुआत होती है और जो भी मीडिएटर होता है रिश्ता कराने वाला, वो अपनी मूछी ऊँचो करने के चक्कर में लड़की वालों को भी बोल देता है कि फला 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 की इतनी प्रॉपर्टी, फला की इतनी प्रॉपर्टी। अब लड़की वाला कहीं से कर्जा करे, कुछ करे, वो बड़े प्रोग्राम में लग जाता है। उसी तरह लड़के वालों को कहा जाता है कि वो फला के उतने प्लॉट पड़े, फलाना पड़े, ढूंगाना पड़े। लड़के वालों को भी कहा जाता है कि मैं अच्छी आपको फैमिली दिलवा रहा हूँ, ये दिलवा रहा हूँ, जबकि उसमें बिचौलिए का कोई खास रोल नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है किसी तरह से। हालांकि इसमें कुछ लोग पैसे लेके काम कर रहे हैं, मैं उसमें खिलाफ हूँ पूरी तरह से। किसी को भी रिश्ते नातों में पैसे लेके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दिहाड़ी खराब होती है, हमारा टाइम खराब होता है, तो ऐसा नहीं है ना कि आप समाज के लिए कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए हदिया की शक्ल में कोई अगर आपको देना चाहे तो आप उसको उस वक्त लें जब आप उसका शादी मुकम्मल कंप्लीट करा दें। उस वक्त हदिया की शक्ल में कोई लेना चाहे उस वक्त ले सकते हैं। बीच में अगर हदिया की शक्ल में लेते हैं और उसका रिश्ता नहीं हो पाता है और आपने रिश्ता दिखाया, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में लड़के वाले दिमाग में रहे कि फला को 1500 दिए, 2000 दिए, 2500 दिए, जो भी रकम दियो, कहीं ना कहीं दिल दुखेगा उसका, और दिल दुखा के कोई काम नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात होती है हदिये की, तो अब देखा जा रहा, आपने अभी कुछ समय पहले इधर समाज में बहुत चर्चा में रही, सभी मीडिया चैनल ने उसको चलाया, बड़े बड़े बढ़ चढ़ के उनमें से लिया गया, बिचौलियों को, स्कॉर्पियो, ये उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो, ये मेरा इसमें कहने का जो मतलब है वो ये है, हदिया की शक्ल में अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से किसी शादी को कंप्लीट करने के बाद जो देता है, खुशी से जो भी देता है, तो उसको लेने वाले को भी कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरे कोई लोग उसको कॉपी ना करें कि भाई उसको ये मिली तो मुझे भी मिलनी चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए। किसी ने अगर 500 भी दिए तो भी कोई खुशी नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी 500 रुपये नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, मतलब कोई गम नहीं होना चाहिए। जो भी काम हो वो साफ सुथरे तरीके से हो। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जो गरीब लड़कियां हैं, गरीब परिवार में लड़कियों की शादी की सब लोग बात करते हैं, करनी भी चाहिए, किसी की बच्ची घर में बैठने की शादी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो लोग बच्चे पढ़ लिख गए हैं, उनके माँ बाप का मकान नहीं है, अब वो मकान तो 2 दिनों नहीं कर सकते, बच्चे पढ़ लिख के आए तो वो एजुकेटेड होने हैं, क्या तनख्वाह है उसमें। लेकिन उन लड़कों की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि कोई भी किराएदार लड़के को अपनाने को तैयार नहीं है। और लड़कियों की शादी में सब लोग दान देने की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब लड़का है और उसकी एजुकेशन अच्छी कर लिया, आगे वो कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी शादी में या उसकी शादी कराने में सहयोग समाज नहीं करता, तो क्या ये कहा जाए कि जो समाज में जो है सब लोग अमीर अंबानी का बेटा दिख रहे हैं? तो इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में खुद हूँ, क्योंकि कोई बात अगर कही जाए तो प्रैक्टिकल खुद करना चाहिए। मेरे से छोटी, मेरे से 3 बहनें हैं। हालांकि जो लोग लाइव देखें वो इसको पर्सनल ना समझें। हमारे वालिद साहब की जो सोच रही है हमेशा बहुत बढ़िया, हमारे वालिद साहब सोच रही है। उन्होंने, हम 6 बहन भाई हैं, हम 6 बहन भाइयों को हमारे वालिद साहब ने पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ें हुई। जो हमारे वालिद साहब रिश्ते के रिगार्डिंग चले आगे, तो उनकी एक सोच थी कि भाई हमें अपने हिसाब से लेकर चलना है। परिवार आगे हमें कम मिले, मजबूत मिले, नहीं मिले, उसका घर मकान हो या नहीं हो, हमारे वालिद साहब ने पूरी कोशिश की कि बच्चों के साथ आगे एजुकेशन वाला लड़का मिले, हमें उस हिसाब से एजुकेशन वाले लड़के मिले। क्योंकि अब रिश्तेदारी वाली बात है, तो मैं अपने रिश्तेदार को किसी भी तरह से, हमारा कोई रिश्तेदार को मैं कमज़ोर नहीं कहना चाहूँगा, कोई हमारे रिश्तेदार कोई कमज़ोर नहीं है, सारे रिश्तेदार हमारे बढ़िया हैं। लेकिन जो अभी आपने सवाल किया उसके ऊपर हमने खुद प्रैक्टिकल किया है कि हमारी तीनों बहनें, अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त जब हमने शादी करी थी तो उस शादी के टाइम में हमने इन सब चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए कि उनका घर मकान अपना है नहीं है, बड़ा मकान है कि नहीं है, छोटा मकान है कि नहीं है, क्या प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आएगी या नहीं आएगी, उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमने केवल अपने जो हमारे बहनोई थे उन पे हमने ध्यान दिया कि उनकी वेल एजुकेशन क्या है। अल्लाह का शुक्र, हमारे तीनों बहनोई वेल एजुकेटेड होने की वजह से अच्छी सैलरी ले रहे हैं और बहुत बढ़िया बैकग्राउंड, पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया बैकग्राउंड हमारे बहनोई तीनों के तीनों बना चुके हैं। अच्छा सोहेल भाई, और मेरा सवाल है कि अगर कोई लड़की वाला शादी में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख खर्च करता है
और बीच का आदमी जो रिश्ता कराता कहता है कि भाई लड़का बहुत बढ़िया है, भैया आप 10 लाख दे रहे हैं, 10 लाख का दहेज न देके ये पैसे उसको दे दे तो वो सिक्योरिटी का मकान ले सकता है, मकान में कुछ सहयोग हो सकता है या अपना कारोबार कर सकता है। तो फिर वो कहती है कि तो डिमांड हो रही है 10 लाख रुपए की, 5 लाख की, जबकि वो लड़के वाला का नहीं कहता, बल्कि बीच का आदमी कहता है भाई इस पैसों को आप खाने में यूज करा रहे हैं, लकड़ी का सामान दे रहे हैं, बेफजूल सामान दे रहे हैं, ना देखे उसकी आर्थिक मदद कर, शायद वो परिवार आगे खड़ा हो जाए। इस तरह की बात कोई अगर कोई करता तो लड़की वाले उसको दूसरी वे में ले जाते हैं समाज के लोग, उनके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए मुझे ये कहना है इस बात के लिए कि लड़के वाले हो लड़की वाले हो, बिचौलिया काम केवल दोनों को मिलाने का होता है, बाकी जिंदगी भर रिश्तेदार को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी डिस्कशन हो, फेयर डिस्कशन हो, दोनों परिवार बैठें और जिस चीज़ में दोनों की राय बन जाए उस तरह उस काम को करना चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं था, अगर किराएदार को लड़का है और अगर लड़की वाला अच्छा रिश्ता देख रहा है, वेल एजुकेशन दिख रहा है या अच्छा नौकरी करता है या साफ सुथरा का दिख रहा और वो किराए पर रहता है, अगर वो शादी में 10 लाख 5 लाख जो खर्च कर रहा है ना खर्च करके उसको मकान में या कारोबार में कहीं और सहयोग कर दे तो वो एक रिश्ता बेहतरीन बन सकता है। ऐसे में जो बीच का आदमी वो कोशिश करता है, लेकिन समाज कहता है कि डिमांड शुरू हुई है और फिर जो लड़की है, मैं किसी को तो आरोप नहीं लगा रहा, वो लड़की की उम्र लगातार बढ़ जाती है, कई बार ऐसे ही होता है कि जो समाज के लिए बेहतर नहीं होता। तो क्या इस तरह का समाज को मुहिम नहीं चलानी चाहिए कि भाई जो किराएदार लड़के हैं, जो अच्छे लड़के पर लगे हैं लेकिन मकान उनका नहीं है, तो इस तरह की मुहिम चला तो उन लड़कों की भी शादी हो जाए? देखो जी, जो लड़का अभी माँ बापों पर डिपेंड है, चाहे वो करोड़पति घर से है चाहे वो गरीब घर से है, अगर माँ बापों के डिपेंड है, उसके खुद की इनकम नहीं है लड़के की, तो वो किराएदार समझो, क्योंकि माँ बाप कब वो अपने लड़के को बाहर कर देंगे वो गारंटी नहीं है इस बात की। आज वो अपने मकान में रह रहा है, कल को वो शादी के कुछ साल बाद ही वो किराए पे पहुंच जाता है। लड़की वाला सोचता है कि भाई मैंने मकान वालों को दी थी, 500 गज का मकान था, ये था वो था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इसमें यही इसी बात को कहा आपसे पहले, आपके सवाल में पहले जो सवाल था उसमें मैंने कहा कि भाई दोनों परिवार बैठ करके डिसाइड करें, जिसमें आम राय बन जाए उस काम को उस तरह किया जाए। अच्छा, क्या वजह है कि जो आजकल जो है मुस्लिम समाज की लड़कियां जो है गैर समाज में, गैर धर्म में भी जाने शुरू हो गई हैं और गैर बिरादरी की तो बात होती थी पहले कि भी सैफी की लड़की, अंसारी की लड़की, मलिक की लड़की, फलक है, लेकिन अब मुस्लिम समाज की बहुत सारी लड़कियां हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्धिस्ट में जानी शुरू हो गई हैं। तो क्या ये वजह मानते हैं कि उनके परिवार की परवरिश बढ़िया नहीं थी, या ये वजह मानते हैं कि उनके परिवार में शादी में लापरवाही थी इसलिए वो हिंदू समाज तरफ जा रही है? अगर पीछे 50 साल में जाएंगे तो पुरानी फिल्मों को उठा लें आप, उस पुरानी फिल्मों के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती आई थी। पहले मीडिया नहीं थी, पहले सोशल मीडिया नहीं थी, फेसबुक नहीं थी, तो हमें पता नहीं चल पाता ज़्यादा। अब सोशल मीडिया है तो हमें ज़्यादा पता लग पाता है। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है, इसके पीछे जो मतलब ये अभी चालू नहीं है, बहुत पहले से चल रही है कहानी। अगर आप देखेंगे पुरानी पिक्चरें बहुत सारी इसी के ऊपर बनी हुई है, पहले पता नहीं चलता था, पता लग जाता है सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से करनी चाहिए। जैसे हम अपना, एक किसान अपनी फसल का ध्यान रखता है कि कब उसको पानी देना है, कब उसको सींचना है, कब उसको काटना है, उस तरीके से हर किसान को अपने बच्चे की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और जो एक माहौल बना हुआ है कि बच्चे बाप से डर के रहते हैं, बाप के साथ बैठते नहीं है, बाप चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, गाली बकता है, बदतमीजी से बात करता है, तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों की कहीं पे बुराई ना करें। और अगर अपने बच्चों के अंदर कोई बुराई देखते हैं तो बैठ करके आप ये देखो कि आपसे क्या कमी हो रही है, क्योंकि कमी किस तरह से होती है। एक किसान अगर अपनी फसल का ध्यान नहीं रखेगा तो उसका रिजल्ट उसकी फसल पे दिख जाता है। जी, बहुत अच्छी बात है। सोहेल साहब, आप अपनी जो संस्था है उसकी खूबियाँ गिनवा दें। आपने कौन कौन सी बिरादरी में अपने रिश्ते कराए हैं वो जरा बता दें। ये हमारी संस्था के माध्यम से हमने जो ग्रुप चला रखा है, इसमें सारी बिरादरियों में रिश्ते हो चुके हैं। और इसमें क्योंकि हम फीस नहीं लेते हैं, किसी से कुछ चार्ज नहीं लेते हैं, किसी 1 रुपये का भी, और अपने ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, तो काफ़ी लोग इसके अंदर एक दूसरे से अपने आप मिल जाते हैं और अपने आप रिश्ते कर लेते हैं, शादियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। अभी मैं इसमें नंबरिंग आपको बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग बताऊँगा। आप बता दें कौन कौन सी बिरादरी में आपने तो रिश्ते कराए हैं, मलिक में, अंसारियों में, जैफी समाज में, कौन कौन से आपके यहाँ रिश्ते होते हुए? देखो, हमारे यहाँ ये जो ग्रुप जो बना स्टार्टिंग में सैफियों से बना, और सैफियों के अंदर खासियत है कि जब सैफी जुड़ता है
तो 10 सैफियों को आपस में जोड़ लेता है, 10 फिर आप आगे आपस में जोड़ लेते हैं। मैंने अंसारी को जोड़ रखा है, मलिक को जोड़ रखा है और बरादरी को जोड़ रखा है। वो जोड़ करके अकेले तो रह जाते हैं, वो और दूसरे बरादर को साथ में मतलब अपने ताऊ चाचा मामा पापा या और लोगों को प्रचार करके ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा सैफियों की संख्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग बरादर के, तो वो हमारे साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपनी बरादर के लोगों को जोड़ें। इसमें सभी बरादरी के एक एक दो दो रिश्ते सभी बिरादरी से हो चुके हैं। क्या हिंदू समाज की भी आपने मैरिज कराई है? हाँ, हिंदू समाज की भी हमारे माध्यम से 2 मुकम्मल हो चुकी हैं। सुहेल भाई, जिस तरह से आपने सीख ली है, क्योंकि एक बड़ा काम है, क्योंकि बड़े देखने में लगता होगा कि 2 लोगों को मिलाकर रिश्ता कराना, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी काम है, क्योंकि जो परिवार नहीं कर नहीं पा रहा, अपने बेटी का रिश्ता नहीं कर पा रहा, बेटे का रिश्ता नहीं कर पा रहा, लेकिन बीच का एक आदमी एक ऐसा रिश्ते करा रहा, वो भी एक बिरादरी नहीं बल्कि तमाम समाज की बिरादरी के साथ जोड़कर वो रिश्ते की बात कर रहा है, तो ये बड़ा काम है। तो ऐसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि रिश्ता कराना आसान काम नहीं है, और आप जो किस तरह से देखते हैं उसको? रिश्ता कराना बड़ा ही आसान काम आप लोगों की नज़र में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे आसान काम कोई नहीं है, क्योंकि इसको काम को करने के लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए, आपके लिए कोशिश होनी चाहिए, और आपके लिए इस नेकियां कमाने की आपके अंदर होड़ होनी चाहिए। जैसे हम अपना काम करते हैं, कोई आदमी प्रॉपर्टी करता है, कोई कुछ करता है, कोई नौकरी करता है, उस तरह से जब इस दुनिया को छोड़ के हर आदमी को जाना है, तो ये वो काम है नेकियों का जो आखिरत के लिए हमारे पास ये इकट्ठा हो रहा है। ये हमारा वो खजाना है जिसके धीरे धीरे हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं इसको। जी सुहेल साहब, एक बात आपने वो कैमरा कही थी कि हम कुछ बेटे को घर बुलाते हैं, अगर वो निकाह या कोई फेरे करने जाता है, वो खर्चा हम या नाश्ते पानी हम खुद कराते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी फेरे तक की बात नहीं कही थी मैंने, मैं इसको क्लियर कर दूं। तो सब समाज में काम करते हैं। हाँ, सब समाज। फेरे मतलब यहाँ पर हम निकाह नहीं करा रहे हैं, अभी हम यहाँ पर लोगों को मिलवाते हैं, चाहे हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज से हो, क्योंकि फेरे होने का मतलब है, निकाह होने का मतलब यह है कि यही निकाह नहीं करा रहे हैं अभी। नहीं, यहाँ तय हो जाता है ना। यहाँ बातचीत क्या करते हैं, क्या होता है, जब लड़के वाले के घर जाते हैं तो लड़के वाले के आसपास भी पूछते हैं जो फला जगह से आए, उनका भी खर्चा होता है। लड़की वाले के यहाँ जाते हैं तो फला जगह से आए, उनका भी खर्चा होता है। जब दोनों परिवार आपस में मिलते हैं तो पता लगता है कि ये हमारे समझ के नहीं है, ठीक है जी, तो उस समझ के पीछे खर्च हो जाता है, दुनिया भर का ढिंढोरा पिट जाता है। तो हमारी एक पहल और हमारी मुहिम ये है कि लड़के वालों को भी यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ लोग आए भी हैं, और लड़की वालों को भी यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि लड़के वाले लड़की वाले आपस में पहले यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बात कर लें। अगर उनको समझ में बात आती है तो आगे अपने घर से उस चीज़ का आगे लेन देन करें। तो अभी आपसे जो रब्ता करे जनता कोई भी समाज के, तो किस तरह रब्ता आपसे होगा? मेरे से रब्ता करने के लिए मेरा नंबर है 9911148452। इस पे कोई भी व्यक्ति मुझे कॉल कर सकता है। मेरा 24 घंटे फ़ोन ऑन रहता है। लोगों का कहना है कि मैं कब सोता हूँ कब जागता हूँ पता नहीं चलता है। अगर मैं कॉल किसी की रिसीव ना करूँ तो कॉल बैक ज़रूर आती है। आपके हेड ऑफिस का एड्रेस क्या है? हमारे हेड ऑफिस का एड्रेस है C7-145 यमुना विहार C12 मस्जिद वाले रोड पे, मेन रोड पे ये ऑफिस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।